तो आज से हम रेडियोलॉजी में जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होते हैं वो स्पेशलिस्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो उनमें सबसे पहले हम जीआईटी ट्रैक किया, जीआई ट्रैक किया जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होंगे वो हम सबसे पहले लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज्ड इन जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया काम में लिए जाते हैं वो कॉन्ट्रास्ट मीडिया कौन से होते हैं। तो जीआई ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया के रूप में एक सबसे मेन कॉन्ट्रास्ट एजेंट काम में कौन से लेते रहे, बेरियम सल्फेट काम में लेते हैं। कौन से लेता है, बेरियम सल्फेट। मैंने बताया था इसे बेरियम मील भी बोलते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 56 होता है। इसका के एज वगैरह जो इनकी प्रॉपर्टीज है वो अपन ने डिस्कस कर ली थी। इसके अलावा दूसरा कौन सा होता है, अगर कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिनके अंदर हम बेरियम सल्फेट काम में नहीं ले सकते, तो वहां पे क्या याद आता है, वहां पे एलओसीएम लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया या वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया काम में लेता है। क्या लिया जाता है, वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया काम में लिया जाता है। जैसे गेस्ट्रोग्राफी में हो गया आदि, ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया काम में लिया जाता है। और इसके अलावा डबल कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट या एयर इफेक्ट उत्पन्न करने के लिए हम एयर को भी जो जीआई ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया के रूप में काम लेते हैं। अपर जीआई ट्रैक्ट होता है उसके अंदर हम जो बेकिंग सोडा वगैरह जैसी इस तरह की चीजें लेते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं। और लोअर जीआई ट्रैक्ट जैसे बेरियम एनीमा के अंदर हम एयर वगैरह या CO2 भी काम में लेते हैं। तो ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया के रूप में हम काम में लेते हैं। तो हम एक एक करके जीआई ट्रैक्ट में काम आने वाले कॉन्ट्रास्ट मीडिया के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है वो कौन सा है, आज की हमारी क्लास का मेन डिस्कशन इसी पे रहेगा, बेरियम सल्फेट पे। तो बेरियम सल्फेट क्या होता है, बेरियम स्टडी या जीआई ट्रैक्ट स्टडी के अंदर जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया काम लेता है बेरियम सल्फेट, ये प्योर बेरियम सल्फेट लिया जाता है। इसमें क्या रहता है, प्योर बेरियम सल्फेट का पाउडर काम में लिया जाता है। प्योर बेरियम सल्फेट का क्या रहता है, पाउडर काम में लिया जाता है। ध्यान करना, मैंने आपको बताया था बेरियम कार्बोनेट काम में नहीं लिया जाता है। बेरियम कार्बोनेट काम में नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, क्योंकि बेरियम कार्बोनेट होता है ये अपने लिए पॉइजनस होता है, विषैला होता है, जहरीला होता है अपने लिए, इसलिए बेरियम कार्बोनेट हम काम में नहीं लेते। तो बेरियम सल्फेट लेते हैं। क्यों लेते हैं, पहली बात ये इनर्ट होता है, ये अक्रिय होता है, ये दूसरे कंपाउंड से बॉडी के अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं करता। इसके अलावा ये क्या होता है, ये पॉइजनस नहीं होता। ये क्या होता है, पॉइजनस नहीं होता। और तीसरा, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ये ज्यादा महंगा नहीं होता, हमें कम कीमत पर मिल जाता है। इस कारण से हम बेरियम सल्फेट को जीआई ट्रैक्ट में स्टडी के लिए हम काम में लेते हैं। बेरियम सल्फेट क्या होता है, बेरियम सल्फेट जो पाउडर होता है वो ड्राई होता है, सूखा होता है, व्हाइट कलर का एक चौकी पाउडर होता है। चौक जैसा चौक का पाउडर होता है ना, वैसा चौकी पाउडर ये होता है। इसको हम जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया में यूज में लेने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम वाटर में मिक्स करके, क्या करते हैं, वाटर में मिक्स करके सस्पेंशन बना लेते हैं। क्या करते हैं, इसका सस्पेंशन या इसका घोल बना लेते हैं। और उस घोल को हम पेशेंट को पिलाते हैं। उस घोल को हम क्या करते हैं, पेशेंट को पिलाते हैं। और पेशेंट को पिलाएंगे तो ये क्या होगा, पेशेंट की जो जीआई ट्रैक्ट हो गई उस जीआई ट्रैक्ट के अंदर ये चला जाएगा। और वहां जाके क्या करता है, वहां जाके बेरियम सल्फेट होता है, इसका मैंने आपको बताया था एटॉमिक नंबर हाई होता है। एक्सरे जो डायग्नोस्टिक रेंज की एक्सरे है वो क्या करता है, उसको बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। किसी इफेक्ट के कारण, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण। और ये रेडियोग्राफ पर क्या होता है, व्हाइट कलर का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, व्हाइट कलर का। क्यों, क्योंकि एक्सरेज गिरने वाली मैक्सिमम एक्सरेज को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब, काफी एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो एक्सरेज प्राइमरी बीम से एक्सरेज को रिमूव कर देता है, जिससे एक्सरे फिल्म पर क्या होगी, डेंसिटी कम दिखाई देगी और ये व्हाइट दिखाई देता है। एक्सरे फिल्म पर व्हाइट दिखाई देता है, जिससे ये बॉडी में कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट उत्पन्न करता है। कॉन्ट्रास्ट, ये जो पास वाला जो टिश्यू होगा जो दिखाई नहीं दे रहा, उन दोनों के बीच में क्या होगा, डेंसिटी डिफरेंस प्रोड्यूस कर देता है, जिससे हमें अच्छे से दिखाई देता है, जिसे हम कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट बोलते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको जीआई ट्रैक्ट होता है, उस जीआई ट्रैक्ट में हम क्या करते हैं, उसको पिला देते हैं, इंस्टिल कर देते हैं, जीआई ट्रैक्ट में इसको हम भर देते हैं। जिससे क्या होगा, ये इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आदि जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो इनर लाइनिंग होती है, इनकी जो क्या होती है, इनर लाइन होती है, इनको क्या करता है, कोटिंग हो जाती है। इनकी अंदर वाली जो वाल होती है, इनके ऊपर एक परत के रूप में जम जाता है। परत की लाइनिंग के ऊपर क्या होता है, एक कोटिंग जो अपने को देता है, जिससे हमें क्या करता है, इन स्ट्रक्चर की साइज, शेप और इनकी कंटूर, इनके बारे में हमें क्या पता चलता है, इनके बारे में पता चलता है कि जैसे ये इसकी इनर लाइनिंग है, इस इनर लाइनिंग की क्या करता है, कोटिंग कर देता है। इस कोटिंग करने से क्या होगा, हमें जो इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर है, इनके बारे में इनकी साइज का पता चल जाता है।
इनकी शेप का पता चलता है, और इनकी सीमाएं जो इनकी कंटूर है, इनकी कंटूर के बारे में, और हमें इनकी ओपननेस के बारे में कि भाई कोई रुकावट तो नहीं है, इन चीजों के बारे में हमें भी पता चल जाता है कि ये ट्रैक है, ये ओपन है या ये क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्ट तो नहीं है, कोई इसमें रुकावट तो नहीं है। इसके अलावा एक और चीज का ध्यान रखना, बेरियम सल्फेट को डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ जीआई ट्रैक्ट की स्टडी के लिए काम में लेता है, और दूसरे किसी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमें इसको काम में लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ जीआई ट्रैक्ट की स्टडी के अंदर ही हम इसको काम में लेते हैं। इसके अलावा जो बेरियम सल्फेट के साथ जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होते हैं, इसके साथ में अक्सर एयर भी यूज में ली जाती है। क्या कहते हैं, एयर भी यूज में ली जाती है। जैसे लोअर इंटेस्टाइन हो गए, उनके जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जैसे बेरियम एनीमिया वगैरह हो गया, इनमें डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी के लिए हम क्या करते हैं, एयर को फिल कर देते हैं। और इसके अलावा अपर जो जीआई ट्रैक्ट होता है, जैसे बेरियम मील हो गया आदि में हम क्या करते हैं, इसके लिए बेकिंग सोडा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने वाले जो केमिकल्स हैं वो पिलाते हैं, जिससे क्या होगा, गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, और वो बेरियम के साथ मिलके एयर इफेक्ट या डबल कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट उत्पन्न करेगी, जिसे हम एयर या डबल कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एयर या डबल कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट भी हम बोलते हैं। तो इसके अलावा जो बेरियम सल्फेट के पार्टिकल्स हैं, ये बेरियम सल्फेट के पार्टिकल 0.1 माइक्रोन से लेके 3 माइक्रोन साइज तक के होते हैं। ये इतनी साइज तक के, ये इस साइज 0.1 माइक्रोन से 3 माइक्रोन तक की साइज के जो पार्टिकल लिए जाते हैं, इन पार्टिकल्स का बहुत छोटा इनको रखा जाता है। बहुत जरूरी होता है कि ये पार्टिकल इस साइज के ही हो, ताकि ये कोलोइडल सस्पेंशन बनाए। इसमें कोलोइडल फॉर्म में होता है, बेरियम सस्पेंशन होता है, जिसमें क्या होता है, ये कोलोइडल फॉर्म में ये स्टेबल हो। इसके लिए स्टेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, इसको इसकी साइज छोटी रखी जाती है। देखो सस्पेंशन क्या होता है, कोलोइडल सस्पेंशन, कोलोइडल मीडियम में क्या होता है, पार्टिकल्स इतनी होते हैं कि उनकी जो सॉल्यूशन होता है उसमें सभी जगह पर डेंसिटी क्या होती है, एक समान होती है। अगर पार्टिकल्स ज्यादा बड़े हो जाएंगे तो वो सारे नीचे आके इकट्ठे हो जाएंगे, और छोटे होंगे तो वो ऊपर ज्यादा तैरने लग जाएंगे। कोलोइडल फॉर्म में पार्टिकल्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, उसकी सॉल्यूशन के अंदर उसकी डेंसिटी एक समान ही होती है हर जगह। वो न तो नीचे बैठते हैं न ऊपर तैरते हैं, वो पूरे बिलियन के अंदर मिक्स हो जाते हैं, सॉल्यूशन में मिक्स हो जाते हैं। तो बेरियम सल्फेट के पार्टिकल्स की साइज को छोटा रखा जाता है, ताकि वो क्या करते हैं, क्या करें, वो ये कोलोइडल सस्पेंशन के अंदर स्टेबल हो, इसके अंदर स्टेबल हो। इसके अलावा नॉन आयनिक सस्पेंशन, ये जो सस्पेंशन मीडियम लिया जाता है, जो इसका माध्यम लिया जाता है, जो सस्पेंशन मीडियम होता है, इसे नॉन आयनिक सस्पेंशन मीडियम लिया जाता है। कौन सा लिया जाता है, नॉन आयनिक सस्पेंशन मीडियम होता है। जैसे वाटर काम में लेते हैं, नॉन आयनिक होता है। तो उसमें क्या होता है, अगर आयनिक सस्पेंशन मीडियम काम में लेंगे तो जो बेरियम सल्फेट के पार्टिकल है ये एग्रीगेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, और क्लम्प या छोटे छोटे टुकड़े मतलब के रूप में इकट्ठे होके क्लम्प्स का रूप निर्माण करेंगे। जैसे ये आयनिक होगा तो मोटे मोटे ये क्लम्प के रूप में इकट्ठे हो जाएंगे। तो बेरियम सल्फेट का जो सॉल्यूशन जो मीडियम होता है उसको हम क्या करते हैं, नॉन आयनिक मीडियम काम लिया जाता है। क्या लिया जाता है, नॉन आयनिक मीडियम काम लिया जाता है, जिससे क्या होता है, ये क्लम्प के रूप में एग्रीगेट नहीं होता है। इसके अलावा इसका जो पीएच होता है, इसका पीएच जो बेरियम सस्पेंशन होता है, इसका पीएच 5.3 पीएच होता है। ये क्या होता है, 5.3 पीएच होता है, जो कि एसिडिक पीएच को दर्शाता है। 7 से कम पीएच है तो एसिडिक पीएच होता है। ये कम पीएच इसे जो गैस्ट्रिक एसिड होता है स्टोमक का, उसके अंदर स्टेबल बनाता है, उसके अंदर इसको क्या बनाता है, स्टेबल बनाता है। इसके अलावा जो बेरियम सस्पेंशन होते हैं, ये बहुत सारी अलग अलग वैरायटी के होते हैं। इनका एग्जैक्ट फॉर्मुलेशन जो होता है कि इनमें क्या क्या मिक्स होता है, क्या होता है, वो एक इंडस्ट्रियल सीक्रेट होते हैं। अलग अलग कंपनीज के अलग अलग सीक्रेट होते हैं, लेकिन इसको ये क्या होता है, जो बेसिक चीज होती है इसके अंदर यही होती है। इसके अलावा जो कंसंट्रेटेड जो बेरियम सल्फेट सस्पेंशन होता है, इसको डाइल्यूट करने के लिए क्या करते हैं, इसको वाटर इसमें मिक्स करके पानी इसके अंदर मिला के क्या करते हैं, इसको डाइल्यूट कर लिया जाता है। डिजायर्ड जो कंसंट्रेशन है उसके लिए इसको डाइल्यूट कर लिया जाता है। अब इसके अलावा मैं आपको कुछ प्रोप्राइटरी नाम बताना चाहता हूं, जिसमें कितने परसेंटेज का इसके अंदर जो होगा, कितना परसेंटेज बेरियम इसमें काम में लिया जाएगा। तो चलो हम इसको देख लेते हैं। चलो तो देखो कुछ प्रोप्राइटरी नाम है, और इसके अंदर बेरियम की डेंसिटी क्या होगी हम वो भी देख लेते हैं। डेंसिटी वो भी WI यानी
वेट बाई वॉल्यूम। परसेंटेज कितना होगा वेट बाई वॉल्यूम, इसके अंदर क्या होगा? तो सबसे पहले EZHD, सबसे पहले क्या EZHD, EZHD इसके अंदर क्या होता है 250% WYB क्या होता है, इसमें बेरियम का सस्पेंशन, इसके अंदर बेरियम इसकी डेंसिटी होती है 250% WYB होता है। इसके बाद होता है EZPEG, EZPEG इसकी होती है 100%। इसके बाद होता है माइक्रोपेक DC, इसकी भी कितनी होती है 100%। एक और होता है पॉलीबार रैपिड, कुछ है आप याद कर लेना इनको, इस ब्रांड नेम से आते हैं, इसकी भी 100% होती है। एक होता है पॉलीबार, इसकी कितनी होती है, इसकी 115% की होती है। तो ये कुछ प्रोप्राइटरी नेम है, आप याद कर लेना इनको कि मेनली तो EZHD, HDPEG और ये पॉलीबार है। इनको कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं EZHD के अंदर कितना परसेंट जो बेरियम होता है और ये वो होता है। चलो तो आगे देखो, तो बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन के अलग अलग पार्ट में अलग अलग डेंसिटी के जो बेरियम सस्पेंशन है वो काम में लिए जाते हैं। क्या आवश्यकता होती है, ये अलग अलग डेंसिटी के तभी दिए हुए हैं, क्या होता है क्योंकि अलग अलग इंटेस्टाइन के पार्ट में अलग अलग जो डेंसिटी के बेरियम की आवश्यकता होती है। तो वो कौन से पार्ट में कौन सी आवश्यकता होगी, चलो हम वो भी देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बेरियम स्वेलो करते हैं, अपर जीआई ट्रैक्ट के लिए बेरियम स्वेलो करते हैं। इसमें कौन सा वाला काम लिया जाता है, इसमें EZHD जो 250% होता है, जो HD होता है एकदम से, इसको हम काम में लेते हैं। इसका क्या करते हैं, इसका 100 ml काम में लिया जाता है। कितना 100 ml, या अगर आवश्यकता तो उससे ज्यादा भी काम ले सकते हैं। तो बेरियम स्वेलो के अंदर क्या करते हैं, बोलस ग्रुप में निगलवाते हैं उसको, और उसको क्या करते हैं खूब सारा एक साथ में लेकर निगलने के लिए उसको हम बोलते हैं। तो वो क्या है, उसको क्या होता है गाढ़ा रखा जाता है, इसको विस्कस ही इसको रखा जाता है, इसको बेरियम स्वेलो। इसमें क्या करते हैं EZHD का 100 ml 250% जो WYB है, इसका 100 ml लिया जाता है। 250% क्या है WYB है। दूसरा कौन सा प्रोसीजर होता है, बेरियम मील। बेरियम मील के अंदर क्या होता है, बेरियम मील के अंदर आपको EZHD 250% WYB है, इसका आपको 135 ml के लगभग, या प्रोसीजर के अनुसार ज्यादा रिक्वायर्ड हो तो वो भी लिया जाता है। इससे क्या होगा, ये हाई डेंसिटी वाला, जो हाई डेंसिटी और लो विस्कोसिटी का जो ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया हम लेते हैं, तो इससे क्या होता है, ये हमें एक गुड थिन कोटिंग प्रोवाइड होता है। क्या करता है, थिन कोटिंग, हमें एक अच्छी जो म्यूकोजल पैटर्न होता है इंटेस्टाइन की, जो अपने इसोफेगस वगैरह इनकी होती है, इसकी क्या होती है थिन कोटिंग हमें प्रोवाइड कराता है, पतली लेयर के रूप में इसके ऊपर ये जम जाता है। इसके अलावा ये हाई डेंसिटी और लो विस्कोसिटी से हमें क्या होता है, एक अच्छी डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी भी प्राप्त होती है। क्या होते हैं, डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी भी हमें प्राप्त होती है, बढ़िया जो वो दिखाई देती है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ जो ड्रग्स भी मिलाए होते हैं, जैसे सिमिथ्रिकोन और सोर्बिटोल, ये क्या होते हैं एंटी फोमिंग और ये कोटिंग एजेंट भी होते हैं, ये भी इसके अंदर मिलाए जाते हैं। तीसरा होता है बेरियम मील फॉलो थ्रू, बेरियम मील फॉलो थ्रू प्रोसीजर होता है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर EZPEG कितना होता है 100% WYB होता है। कितना होता है 100% WYB का 300 ml काम में लिया जाता है। कितना लिया जाता है, ये लोग इसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर लिया जाता है, 100% WYB इसको हम काम में लेते हैं, जो लो विस्कस होता है। इसका क्या होता है, और अगर आप बेरियम मील के जस्ट बाद में इसको आप कर रहे हो, अगर बेरियम मील के जस्ट बाद कर रहे हो तो आपको 300 ml की जरूरत नहीं है, तो आप क्या करोगे 150 ml ही इसको ले लोगे, इसको क्या करोगे 150 ml ही ले लोगे। और इससे, और बेरियम मील के जस्ट बाद में इसको करने से क्या होता है, यहाँ पे इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा रखी जाती है, तो इसके क्या होती है, इसके फ्लोकुलेशन होने की संभावना होती है। फ्लोकुलेशन यानी क्या होता है, जैसे आपने हाई विस्कस, ये जो हाई डेंसिटी वाला जो EZPEG लिया था, इसमें जो वाटर कंटेंट कम होता है और इंटेस्टाइन इस वाटर कंटेंट कम है और इसमें से भी एब्जॉर्ब कर लेके, तो क्या होता है, ये जम जाता है इंटेस्टाइन में, जिसको हम क्या कहते हैं फ्लोकुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोकुलेशन। तो बेरियम मील के जस्ट बाद में अगर आप EZPEG 150 ml आप ये इसको काम में लेते हो, तो ये क्या होता है फ्लोकुलेशन रेजिस्टेंट बोलते हैं इसको,
फ्लोक्यूलेशन रेजिस्टेंट क्यों होता है? क्योंकि ये डाइल्यूट इसमें इसके पीछे से इसके साथ में इसमें डालेंगे तो इससे क्या होगा, ये इसके जमने की संभावना, इसके फ्लोक्यूलेशन की संभावना कम होती है। फोर्थ है स्मॉल बाउल एनीमा। स्मॉल बाउल एनीमा ये क्या होता है, इसको एंटेरोक्लाइसिस भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें इजेड पैक की दो ट्यूब्स होती हैं, उन ट्यूब्स की सहायता से इसको बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसका 1500 ml और 60% WYP का मिल जाता है। कितना 1500 ml लिया जाता है, बहुत ज्यादा अमाउंट लिया जाता है। उसको एकदम से डाइल्यूट कर लिया जाता है, कितना 60% तक लिया जाता है। और इसको एक ट्यूब की सहायता से हम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक साथ इसको डालते हैं, जिससे क्या होगा, एक जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया बेरियम का एक कॉलम बन जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसके अंदर बन जाता है। तो ये भी क्या होता है, ये भी फ्लोक्यूलेशन रेजिस्टेंट होता है, क्योंकि इसमें एकदम से डाइल्यूट होता है और इसका ट्रांजिट टाइम, उसको अंदर जाने का टाइम क्या होता है, इसका पास होने का टाइम बहुत ही कम होता है, इसलिए ये भी फ्लोक्यूलेशन रेजिस्टेंट होता है। इसके बाद में पांचवा है बेरियम एनीमा। पांचवा क्या है, बेरियम एनीमा। बेरियम एनीमा के अंदर हम पॉलीबार 115% काम मिलते हैं। पॉलीबार कौन सा 115% WYP का 500 ml सॉल्यूशन भी ये काम में इसका लेते हैं, या ज्यादा आपको रिक्वायरमेंट हो तो वो भी हम इसमें काम में ले सकते हैं। तो इंटेस्टाइन के अलग अलग पार्ट में क्या होता है, बेरियम की जो कंसंट्रेशन होती है वो अलग अलग होती है। इंटेस्टाइन इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ये बेरियम के जो कौन से पार्ट में कौन सी कंसंट्रेशन होगी वो भी हो गया। इसके अलावा अगर आप बेरियम सल्फेट के एडवांटेज देखो तो हम वो भी देख लेते हैं। देखो सबसे पहले इसका एडवांटेज क्या होता है, अगर हम कंपैरिजन करें एलओसीएम से इसकी कंपैरिजन करें तो ये क्या होता है, ये एक्सीलेंट कोटिंग प्रदान करता है। ये क्या करता है, एक्सीलेंट कोटिंग प्रदान करता है, जिससे एबनॉर्मल और नॉर्मल म्यूकोसा होता है उसका जो म्यूकोजल पैटर्न होता है वो हमको क्लियरली विजुलाइज हो जाता है। अगर एलओसीएम से इसको कंपेयर करें तो क्या होगा, एक्सीलेंट कोटिंग हमें प्रोवाइड करवाएगा। अगर किससे कंपैरिजन करें, वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया से हम इसकी कंपैरिजन करें तो ये क्या करता है, ये नॉर्मल और एबनॉर्मल म्यूकोजल पैटर्न को हमें क्लियरली विजुलाइज करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ज्यादा महंगा नहीं होता, तो ये इसके एडवांटेज है इस चीज के बेरियम के। और अगर हम इसके डिसएडवांटेज देखें, और हम इसके क्या देखें, डिसएडवांटेज देखें तो इसके अगर इसके डिसएडवांटेज में सबसे पहला है कि अगर बेरियम सल्फेट अगर जैसे कोई परफोरेशन हो उसके जरिए अगर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर चला जाए तो इसकी जो इसके एसोसिएटेड जो मोर्बिडिटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। इसके साथ इसके कारण जो दूसरी जो डिजीज होने की संभावना होती है वो ज्यादा हो जाती है, इसकी मोर्बिडिटी रेट क्या होती है, ज्यादा होती है। इसके अलावा अगर आपने बेरियम प्रोसीजर कोई कर लिया है तो आप इसके बाद में कोई अगर सिटी या जो यूएस एग्जामिनेशन सिटी या सोनोग्राफी अगर करना चाहो, सब्सिक्वेंट सिटी या यूएसजी एग्जामिनेशन उनकी स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उनको उनके द्वारा जो डिटेल्स होती है उनको इंटरप्रेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो और फिर भी अगर आपको चाहिए होती है कि आपको सिटी और यूएस भी करना होता है तो ये प्रीफर ये किया जाता है कि आप बेरियम एग्जामिनेशन से पहले ही उन एग्जामिनेशन को परफॉर्म कर लो। उन एग्जामिनेशन से सिटी और या को सोनोग्राफी करनी है तो आप बेरियम के एग्जामिनेशन से पहले ही करो, और या फिर आपको एक 1 वीक के लगभग टाइम आपको रुकना होगा कि ताकि जो बेरियम हो जाए वो क्लियर हो जाए। इसके अलावा बेरियम सल्फेट के द्वारा होने वाले कॉम्प्लिकेशन, अगर हम कॉम्प्लिकेशन भी देख लेते हैं इसके द्वारा क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है परफोरेशन के द्वारा लीकेज। क्या होता है, परफोरेशन के द्वारा लीकेज। मान लो ये जैसे जीआई ट्रैक्ट है, इस जीआई ट्रैक्ट के अंदर कहीं पर परफोरेशन है, कहीं पर क्या होता है, ये गैस्ट्रिकल से इंटेस्टिनल अल्सर के कारण कहीं पे कोई परफोरेशन हो जाए, और इससे जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है ये आपकी जो एब्डोमिनल कैविटी या पेरिटोनियल कैविटी के अंदर पहुंच जाए तो इससे क्या हो सकता है, इससे जो सीवियर कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। इससे क्या होती है, सीवियर कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। इसमें क्या होता है, बेरियम सल्फेट आपकी जो आपके जीआई ट्रैक्ट से एस्केप कर जाता है, बाहर निकल जाता है, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर चला जाता है। इससे पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन हो सकता है, इससे क्या हो सकता है, पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन हो सकता है और सीवियर हाइपोवोलेमिक शॉक लग सकता है। क्या लग सकता है, सीवियर हाइपोवोलेमिक शॉक भी लग सकता है। और ट्रीटमेंट के बावजूद भी जो ट्रीटमेंट क्या होती है, जो मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा होती है। कितनी होती है, 50% के करीब मोर्टेलिटी रेट होती है, यानी मृत्यु दर कितनी होती है, 50%।
और अगर ये बेरियम इसका लीकेज अगर जो मीडियस्टाइनल स्पेस में हो जाए, कहा है मीडियस्टाइनल जो इंट्रामीडियस्टाइनल स्पेस है उसके अंदर ये लीकेज हो जाए इसोफेगस से, इस एरिया से यहाँ पे हो जाए, तो यहाँ पर भी मोर्टेलिटी रेट लगभग सिग्निफिकेंट होती है, मोर्टेलिटी काफी इसके अंदर होती है। इसके अलावा इसका दूसरा कॉम्प्लिकेशन है एस्पिरेशन। अगर प्रोसीजर के दौरान पेशेंट एस्पिरेट कर जाए बेरियम सल्फेट को, उसके जो ट्रेकिया वगैरह में चला जाए, तो वहां पर कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन इसके कारण उत्पन्न नहीं होते। ये जो अगर एस्पिरेट कर लिया गया बेरियम सल्फेट तो ये हार्मलेस होता है, इससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। इससे न्यूमोनाइटिस या ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन होता है, और इसके लिए इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या जाता है, सबसे पहले इसको फिजियोथेरेपी पेशेंट को सजेस्ट की जाती है। क्या कहते हैं, फिजियोथेरेपी सजेस्ट की जाती है। और ये फिजियोथेरेपी चाहे एस्पिरेशन बेरियम सल्फेट का हो और चाहे वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया का हो, दोनों ही कंडीशन में क्या किया जाता है, दोनों ही कंडीशन के अंदर फिजियोथेरेपी पेशेंट को एडवाइस की जाती है। इसके अलावा तीसरा इंट्रावेजेशन, यानी अपने वेस्कुलर सिस्टम में चला जाए जो बेरियम सल्फेट, तो उससे क्या होगा, उससे बेरियम पल्मोनरी एम्बुलस बच जाता है। उससे क्या होता है, बेरियम पल्मोनरी एम्बुलस बनने, बेरियम पल्मोनरी एम्बुलस बनने की संभावना होती है। उससे क्या होता है, बेरियम पल्मोनरी एम्बुलस बनने की संभावना होती है। उससे भी मोर्टेलिटी रेट कितनी होती है, 180% तक मोर्टेलिटी रेट इसकी होती है। तो हम पढ़ रहे थे कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज्ड इन जीआई ट्रैक्ट, उसमें जो सबसे पहले बेरियम के बारे में हमने पढ़ लिया है, और नेक्स्ट क्लास में हम जो वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया और एयर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये आज की क्लास कंप्लीट है।